Assalamu alaikum, I'm Dr. Sana from TabirAcademy.com. Today we'll be talking about immunity. This is the capability of an organism to resist harmful foreign invaders. ये एक डिफेंस सिस्टम होता है जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर नहीं जा सके या फिर वो हार्म ना कॉज कर सके। तो इसके 3 लाइंस हैं डिफेंस के, यानी कि यानी कि 3 कोशिशें समझ लो। सबसे पहला जो बेसिक कोशिश है दैट इज़ अ फिज़िकल बैरियर या कोई केमिकल बैरियर। तो ये हर चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा स्किन है वो रोकता है कि हमारे फ्लैश के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ जाए और फिर वो जाके पूरी जिस्म में फैल जाए। तो इट्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। अगर कोई बर्न हो जाए, बहुत सिवियर बर्न्स जो होते हैं, अक्सर उसके बाद बहुत बुरे इन्फेक्शंस हो सकते हैं क्योंकि हर बैक्टीरिया फिर हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट जा सकता है। तो दिस इज़ अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसके अलावा स्टमक एसिड भी, ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है, ये बहुत सी चीज़ों को बस किल करता है। तो इट स्टॉप्स थिंग्स फ्रॉम इवन एंटरिंग। म्यूकस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑल्सो। जो हमारे नाक में म्यूकस प्रोड्यूस होता है तो वो ट्रैप करता है बैक्टीरिया और पैथोजेंस को। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, जो कि पैथोजेंस को इंगल्फ करते हैं या उनको फेगोसाइटोज करते हैं, बट नॉन स्पेसिफिकली। तो ये है कि मैक्रोफेजेस हर कोई चीज़ को इंगल्फ करते हैं, इवन जो पैथोजेंस नहीं भी होते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल उसको इंगल्फ कर लेता है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेकेंड लाइन डिफेंस। ये स्पेसिफिक नहीं होता है, यानी कि अगर कोई वायरस है और कोई बैक्टीरिया, उन दोनों पे एक ही तरह का मैक्रोफेज एक्ट कर सकता है। लेकिन फिर एक आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ना दिस इज़ अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे अगर आपको इन्फ्लुएंज़ा हुआ टाइप बी, तो अगर आपको 1-2 महीने बाद हो तो वो आपको महसूस भी नहीं होगा क्योंकि आपकी बॉडी पहले से ही उससे इम्यून है, उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी आ चुकी है कि वो उस पर्टिकुलर वायरस को आप टारगेट कर सके। तो दिस इज़ अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जो एक ही वायरस या कोई पर्टिकुलर टाइप या स्ट्रेन के ख़िलाफ़ फ़ाइट करता है। तो ये बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी और बी सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। और ये एक्टिवेट होते हैं डेंड्रिटिक सेल से। तो होता ये है कि अगर कोई पैथोजन आ जाए, कोई वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा बी की बात करते हैं, तो वो डेंड्रिटिक सेल या मैक्रोफेज पहले उसको ख़ुद फेगोसाइटोज करने की कोशिश करेगा, लेकिन साथ साथ वो इन टी और बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे ताकि जो इम्यून रिस्पॉन्स हो वो एम्पलीफाइड हो और वो स्पेसिफिक हो। कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो इसमें 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है बेसिकली। बी और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। अब जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और ये एंटीबॉडीज़ सिक्रीट होती हैं इन द ब्लड और लिम्फ, ताकि वो बॉडी के हर जगह तक पहुंच सके जहाँ पे हो सकता है कि ये इन्फेक्शन फैल गया है। तो ये भी उसी तरीके से फैलते हैं। जो टी सेल्स हैं वो सिर्फ रिकग्नाइज करते हैं मॉडिफाइड एंटीजन्स को। देखो, जब एक पैथोजन आता है एक बॉडी के अंदर, तो एक तो उसके ऊपर प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। अब ये प्रोटीन्स उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं, तो वी कॉल देम द एंटीजन्स। अब वो उसी वायरस की स्ट्रेन के लिए स्पेसिफिक होगा या उसी पैथोजन के लिए। तो टी सेल्स खुद रिकग्नाइज नहीं कर सकते एंटीजन्स को जो पैथोजन के ऊपर लगे हुए हैं, उनको चाहिए कि ये एंटीजन्स कोई और इनको दिखाए। तो बी सेल्स आर एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंटिंग सेल्स, और वो प्रेजेंट करते हैं टू टी सेल्स कि ये देखो इट्स एन इन्वेडर, यानी कि इसको अब आपने किल करना है। तो उसी तरीके से फिर टी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो फ़र्क इनमें यही है कि बी सेल्स रिकग्नाइज द एंटीजन इन इट्स नेटिव फॉर्म। नेटिव मतलब कि जब वो पैथोजन के ऊपर लगा हुआ होता है, लेकिन जो टी सेल्स है वो सिर्फ तब उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं जब वो किसी होस्ट सेल के ऊपर डिस्प्ले हुआ है, जब वो प्रेजेंट होता है थ्रू अ होस्ट सेल।
तो जो एंटीबॉडीज़ हैं जो बी सेल्स बनाते हैं, दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अ ग्लोबुलिन इज़ अ प्रोटीन, तो ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रिकग्नाइज करते हैं और बाइंड करते हैं टू पर्टिकुलर एंटीजन्स। एंटीजन्स आर स्पेसिफिक फॉर अ पैथोजन, तो उसको रिकग्नाइज करते हैं और फिर उससे बाइंड हो जाते हैं। अब ये देखें, दिस इज़ एन एंटीबॉडी। हम अभी इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन ये एक एंटीजन जो है इसकी एक साइट पे बाइंड करता है। अब जो एंटी सीरम है, अगर हम किसी का ब्लड ले लें और वो पहले किसी बैक्टीरिया को से एक्सपोज हुआ था, तो हम ये कर सकते हैं कि उसके ब्लड से बाकी सब कुछ निकाल दें सवाए दैट पार्ट ऑफ द ब्लड सीरम विच कंटेन्स एंटीबॉडीज़। तो उसको हम एंटी सीरम कहेंगे और वो हम यूज़ कर सकते हैं किसी और में एज एन इमीडिएट सोर्स ऑफ इम्यूनिटी, जब उस बंदे को पहले से एक्टिव इन्फेक्शन और वो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो। फॉर एग्जांपल, जब किसी को स्नेक बाइट हो जाता है तो हम उसको एंटी वेनम देते हैं, तो इट्स ए सिमिलर थिंग। या फिर अगर हमें लगे कि किसी को टेटनस हो गया तो उसको भी हम एंटी सीरम दे सकते हैं। तो इट्स जस्ट कि हम एक इमीडिएट सोर्स ऑफ इम्यूनिटी दे सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एन एंटी सीरम। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी, तो हम एंटीबॉडी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो लाइट चेन्स होते हैं और दो हैवी चेन्स होते हैं। दीज आर लाइट चेन्स एंड दीज आर द हैवी, या इनको डार्क चेन्स भी कहते हैं। अब जहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है तो दैट इज़ एक्चुअली द वेरिएबल साइट। तो ये जो है दिस इज़ द वेरिएबल पार्ट। अगर इसको हम ऐसे करें या ऐसे करें तो इसका शेप जो है इस बाइंडिंग साइट का डिफरेंट हो जाएगा, तो इट विल बाइंड टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन। ये देखिए, एंटीजन का शेप जो है वो वेरी होता है, तो अगर इसका हम शेप चेंज करें तो अ डिफरेंट एंटीजन कैन बाइंड। जो ये स्ट्रक्चर है इधर, दिस इज़ द कांस्टेंट साइट ये। तो ये देखें, टू हैवी और टू लाइट चेन्स होते हैं। जो चेन्स हैं वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक हुए हुए हैं क्योंकि इट्स अ प्रोटीन। तो द एंटीबॉडी इज अगेन स्पेसिफिक फॉर एन एंटीजन एंड सो इट्स स्पेसिफिक फॉर अ पैथोजन। जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है लाइट चेन्स का और जो अपर पार्ट ऑफ द हैवी चेन, यही बात है इनका, ये वाला पूरा पार्ट जो है ये वेरी हो सकता है और उसी तरीके से एंटीजन बाइंडिंग साइट डिफरेंट हो जाएगी, तो अ डिफरेंट एंटीबॉडी विल बाइंड टू अ डिफरेंट एंटीजन। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ी सी बताई है कि होता ये है कि ये प्रोसेस करते हैं एंटीजन्स को जो कि ओरिजिनली किस पे थे, पैथोजन की सरफेस पे। उनको ऐसे प्रोसेस करते हैं कि वो अपनी ही सेल पे उनको डिस्प्ले करते हैं, ताकि जैसे टी लिम्फोसाइट्स है जो उनको रिकग्नाइज नहीं कर सकते जब वो पैथोजन के ऊपर होते हैं, तब वो रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो उनके लिए एक सिग्नल होता है और फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दीज आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ इम्यून सेल्स। तो 3 तरह के मेन होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस और बी लिम्फोसाइट्स। इन तीनों के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी और को एंटीजन प्रेजेंट करे, दिखाए। जो MHC कॉम्प्लेक्स है, दिस इज़ बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स ऑफ जीन्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कोड करता है प्रोटीन्स को, कॉल्ड MHC प्रोटीन्स। हम MHC क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से कहते हैं। तो ये बेसिकली प्रोटीन्स प्रेजेंट करते हैं एंटीजन्स को टू टी लिम्फोसाइट्स, जो खुद अगेन रिकग्नाइज नहीं कर सकते। एक बात है कि जो डेंड्रिटिक सेल्स है और मैक्रोफेजेस, दे आर डिफ्रेंशिएटेड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स एक समझ लो एक प्रेमेच्योर सा सेल होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड। तो जब इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट होती है तो ये जल्दी से डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स, जो फिर फेगोसाइटोज कर लेते हैं इन्वेटर्स को। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी पैसिव हो सकती है या एक्टिव हो सकती है। जो पैसिव इम्यूनिटी है इसका मतलब है कि खुद बॉडी ने कोई इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि कोई एंटीबॉडीज़ इस तरीके से नहीं बनाई हैं, तो बल्कि हमने खुद इंट्रोड्यूस किए हैं एंटीबॉडीज़ किसी बाहर सोर्स से। पैसिव इम्यूनिटी जैसे ब्रेस्ट मिल्क में भी होता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ होती हैं बट दे आर टेक्निकली फ्रॉम द मदर, तो वो बेबी ने खुद प्रोड्यूस नहीं किए हैं। तो दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ टू द बॉडी
एंड द इम्यून सिस्टम इटसेल्फ इज़ पैसिव, वो कुछ खास कर नहीं रहा है, बस एंटीबॉडीज़ कहीं बाहर से रहे। अब मसला ये है कि जो एंटीबॉडीज़ है ये ख़त्म हो जाती हैं और फिर रीजनरेट नहीं होती हैं, तो ये बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। सो इट्स जस्ट यूज टू क्योर एक्टिव इन्फेक्शन जो बहुत डेंजरस हो, डेडली से हो, जैसे टेटनस, स्नेक बाइट किसी को हो तो हम एंटी वेनम दे देते हैं, तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस या रेबीज़, तो इन सब के लिए एंटीबॉडीज़ यानी कि एंटी सीरम देना बनता है अगर एक एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा हो। एक्टिव इम्यूनिटी ये वो होता है जो एक बॉडी खुद जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। तो ये दो तरह के हो सकते हैं। अगर हम किसी इंसान में डिलिबरेटली एक ऐसा एंटीजन डालें कि उसमें इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो और वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाए, तो वी वुड कॉल दिस आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। ठीक है, तो अ पैथोजेनिक एंटीजन इज डिलिबरेटली एंड आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स जिससे एंटीबॉडीज़ बनती हैं। लेकिन जो नेचुरली इंड्यूस्ड है वो ये होता है कि वो एक इंसान खुद ब खुद एक एंटीजन से एक्सपोज हुआ है, जो एक पॉपुलेशन में एक इन्फेक्शन आ जाए या कोई बैक्टीरिया आ जाए तो उसके ख़िलाफ़ जो है फिर वो खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ बनाता है जब वो इन्फेक्ट होता है। तो द पर्सन विल बिकम इल और सर्वाइव और फिर नेचुरली उसको फिर इम्यूनिटी हो गई है। जैसे कोरोना वायरस हुआ था, तो व्हेन अ पर्सन कंट्रैक्टेड कोरोना, तो उसके बाद कोई 6 मंथ्स तक उसके पास एक इम्यूनिटी थी एंड दैट वाज दिस नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन जो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड है दैट्स लाइक अ वैक्सीनेशन, अगर आप कोरोना का वैक्सीन ले लो। अब अगर हम देखें कि कौन सी सेल्स इन्वॉल्व हैं इम्यूनिटी में, तो तब भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होती इस इम्यून रिस्पॉन्स में, इसमें टी सेल्स होते हैं, इसको हम टी सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो इट्स द एक्टिवेशन ऑफ फेगोसाइट्स, एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि जो एक एंटीजन के साथ बाइंड करके सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और साइटोकाइंस भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है इट्स बेसिकली बी सेल इम्यूनिटी, यानी कि एंटीबॉडीज़ जिसमें इन्वॉल्व होती हैं। होता यह है कि बी सेल्स रिकग्नाइज करते हैं एंटीजन को, बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो प्लाज्मा सेल्स, उनका एक टाइप है, वो बन जाता है। ये बहुत एक्टिवेट होता है। प्लाज्मा सेल्स में ये होता है कि वो बहुत रैपिडली डिवाइड होते हैं, तो ये एम्पलीफाई होता है पूरा इम्यून रिस्पॉन्स, और वो अपने क्लोन्स ऐसे बनाता है कि वो फिर एक एक प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है। तो ओवरऑल जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड है। वैक्सीनेशन, तो ये एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इसमें यह होता है कि हम एडमिनिस्टर करते हैं कोई सब्सटेंस जिसकी वजह से हम डिजीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। इसमें यह हो सकता है कि हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, अगेन कोरोना वायरस ले लें, उसको बिल्कुल किल कर सकते हैं यानी कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और सिर्फ उसका एंटीजन बच जाए, या फिर हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम मॉडिफाई करें तो होता यह है कि वो अभी भी ज़िंदा है लेकिन जो उसका डिज़ीज़ कॉजिंग एलिमेंट है वो ख़त्म हो चुका है, तो वो हार्मलेस है ऑलमोस्ट। तो ये रिस्पॉन्स जनरेट होता है लेकिन डिज़ीज़ कॉज नहीं होती है, दैट्स द पॉइंट इन वैक्सीनेशन। तो इन्हांस प्रोडक्शन होती है मेमोरी सेल्स की। अब मेमोरी सेल्स ये हैं जो याद रखते हैं एंटीजन को, और जब अगली दफ़ा इन्फेक्शन हो तो सिम्टम्स आने से पहले वो एंटीबॉडीज़ का या इम्यून रिस्पॉन्स का इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स करवाए कि वो पैथोजन पहले से ही मर जाए और वो कोई सिम्टम ही ना करवा सके। तो इट बेसिकली लिमिट्स डिजीज़ नेक्स्ट टाइम टू सब क्लिनिकल, वो कोई असर नहीं पड़ता इंसान पे। तो वैक्सीन्स रूटीनली ऑफर्ड होती हैं अगेंस्ट सम डिजीज़ जैसे टेटनस, डिप्थीरिया, मम्प्स, मीज़ल्स, परटसिस, मेनिंजाइटिस एंड पोलियो। ये वैक्सीन्स जो हैं दे आर वाइडली अवेलेबल और मोस्टली लोगों को हुए हुए हैं। टाइप्स ऑफ वायरल वैक्सीनेशंस, तो वायरल वैक्सीनेशन अगर हम देखें तो वही है, मॉडिफाइड लाइव वायरस हो सकती है, किल्ड वायरस हो सकती है। अगर मॉडिफाइड लाइव वायरस हो तो अगेन इट्स मॉडिफाइड सो दैट इट्स नॉट विरिएलेंट या इट्स नॉट डिजीज़ कॉजिंग, लेकिन वो अभी भी वायबल है, ज़िंदा है।
तो ये हम तब करते हैं अगर लो विरुलेंस स्ट्रेन्स हो, तो हम उन्हीं का वैक्सीनेशन कर सकते हैं, या फिर हम म्यूटेंट स्ट्रेन्स को अटेन्यूएट कर सकते हैं। अटेन्यूएशन जस्ट मीन्स कि हम उसकी विरुलेंस रिड्यूस करते हैं। दे आर स्टिल अलाइव, तो वो रेप्लिकेट करते हैं, क्योंकि वो रेप्लिकेट कर रहे हैं तो वो इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफाइड लाइव वैक्सीनेशन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू किल्ड वायरस में, क्योंकि ये रेप्लिकेट नहीं कर पाते, तो इनका जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका लेवल बहुत लो रहता है, तो जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, जो किल्ड वायरस है, इसीलिए उसमें आपको एक से ज़्यादा डोज चाहिए होगा, क्योंकि वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना मॉडिफाइड लाइव वायरस वैक्सीन होता है, और रेगुलर बूस्टर्स चाहिए होते हैं जस्ट टू मेंटेन द इम्यूनिटी। कंपैरिजन ऑफ वैक्सीन्स, तो यहाँ पे कंपैरिजन है, ये आपके नोट्स में भी है, कि जो मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन्स हैं ये हर फेज़ इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो इनकी ये बेनिफिट्स हैं कि ये आईजीजी और आईजीए दोनों को एक्टिवेट करते हैं। जो आईजीजी है वो ब्लड में जाता है और वो पूरी बॉडी में जो है ये एंटीबॉडीज़ फैल जाती हैं, और जो आईजीए है वो लोकल यानी कि उसी जगह पे रहती है। उसके अलावा ये बहुत जल्दी इम्यूनिटी देते हैं। पोलियो और फॉर एग्जांपल एडिनो वायरस मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजी है, क्योंकि पोलियो इज़ जस्ट लाइक ड्रॉप्स देनी है ऑरली। उसके अलावा इसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है, इनकी लो कॉस्ट है टू प्रोड्यूस। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स जो हैं वो विरुलेंस से रिलेटेड नहीं है, यानी कि हर वैक्सीन को आपने किल किया, तो अगर वो बहुत ज़्यादा विरुलेंट हो तो तभी आप एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दे सकते हो। दे आर सेफ़ टू यूज़ इन प्रेग्नेंट वेमेन या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि अगर हम मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन दें तो इसमें कभी कभार ये फिर भी डिज़ीज़ कॉज कर सकता है, क्योंकि ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं उनमें बहुत ईजिली इन्फेक्शन हो जाती है, इवन अगर बहुत लो विरुलेंस ऑर्गेनिज्म हो। That's all for today's lecture. Thank you for listening, and our next topic will be the respiratory system.